क्या आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को देने की सोच रहे हैं बट पैटर्न को लेके क्लैरिटी नहीं है। बहुत रिसर्च कर चुके हैं लेकिन अभी भी पैटर्न आपको क्लियर नहीं है। कंफ्यूजन है कि फेज वन में नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या होती है तो कितनी होती है, सेक्शनल टाइमिंग होती है या नहीं होती है तो क्या होती है, फेज टू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कितने आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्कर आते हैं या 2 मार्कर आते हैं। ये सारी चीज़ें शायद आपको क्लियर ना हो या एक स्ट्रक्चर्ड वे में ना पता हो। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले, अपने आप को कमिट करने से पहले। तो ये 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, इसमें मैं आपको कंप्लीट पैटर्न बता दूंगा, फेज़ वन का भी, टू का भी और इंटरव्यू का भी। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक स्पेशल टीचर्स डे सेल चल रही है, जिसमें वी आर ऑफरिंग फ्लैट 74% ऑफ ऑन ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज कोर्सेज, चाहे आरबीआई हो, इफ्सका, इरिडाई, नबार्ड, सेबी, कॉम्बो। इफ्सका का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इरिडाई और नबार्ड भी एक्सपेक्टेड वेरी सून। और इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं गुरु 74। चलिए पैटर्न की अब बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आरबीआई एग्जाम जो होता है ग्रेड बी का, वो कितने फेजेस में होता है। तो इसमें बेसिकली हमारे 3 फेज हैं, फेज वन, फेज टू और उसके बाद होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद होती है फाइनल सिलेक्शन। कई लोग इंटरव्यू को फेज थ्री भी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली 3 फेजेस हैं हमारे, फेज वन, फेज टू एंड इंटरव्यू। और इनमें से जो फेज वन है वो क्वालिफाइंग है, मतलब फेज वन के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं। यू जस्ट क्वालिफाई एंड यू रीच फेज टू, दैट्स इट। उसके बाद इन मार्क्स का कोई भी रेलेवेंस नहीं रहता है। फेज टू के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट में जो ऊपर होते हैं, जितनी सीट्स होती हैं, उन लोगों को फाइनल सिलेक्शन का लेटर आता है या उनका नाम फाइनल लिस्ट में आता है। तो ये तो हमने थोड़ा सा पैटर्न को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया कि क्या फेजेस हैं और क्या क्वालिफाइंग है, क्या मेरिट बेस्ड है। थोड़ा सा अगर हम कंपटीशन की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की हर स्टेज पे कितना कंपटीशन है। अगर हम एज्यूम करें कि 100 सीट्स हैं और 1 लाख एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स हैं और 1 लाख एस्पिरेंट्स हैं, ये एजम्पशन है। सीट्स तो कम ज़्यादा हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, 120 भी हो सकती हैं। तो अगर 100 सीट्स हैं और 1 लाख एस्पिरेंट्स हैं तो आरबीआई क्या करता है, हर एक सीट के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 लोगों को वो सेलेक्ट करता है फेज टू में। तो अगर 100 सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल रीच द फेज टू स्टेज और हु विल क्वालिफाई फेज वन वुड बी 1500। मतलब 1 लाख में से 1.5%, मतलब 98.5% लोग फेज वन में ही आउट हो जाएंगे, फेज वन क्वालिफाई नहीं करेंगे। फिर आरबीआई इंटरव्यू में क्या करता है कि हर एक सीट के लिए नॉर्मली वो 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो अगर 100 सीट्स हैं, हमारे टॉप 300 लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। मतलब अगर मैं 1 लाख में से देखूं तो सिर्फ 0.3% लोग भाग्यशाली होंगे जो इंटरव्यू देने जाएंगे। और फाइनल सिलेक्शन तो जितनी सीट्स हैं उतने ही लोगों का होगा। तो हमारे पास अगर 100 सीट्स हैं, इट मीन्स टॉप 100 विल क्वालिफाई, विच मीन्स 0.1% ऑफ द क्रीम विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो इससे हमें पता लगता है कि कंपटीशन तो हाई है, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ आरबीआई में हाई है, बाकी में तो कम है। अरे आप मुझे एग्जांपल देके बताओ, यूपीएससी में क्या कंपटीशन है? 800 सीट आती है, 8 लाख बच्चा अपीयर करता है, सेम कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है। बैंकिंग में क्या कंपटीशन है? बैंकिंग में क्या कंपटीशन है? यहाँ पे 0.1 सक्सेस रेट है, बैंकिंग में क्या होगा? 0.5 होगा। बैंकिंग में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका सक्सेस रेट उठ के 5% हो जाएगा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जहाँ पे ज़्यादा सीट्स आ रही हैं, अगर कहीं पे 600 हज़ार सीट्स आ रही हैं तो उतने ही ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी हैं जो उसके लिए अप्लाई करते हैं। चलिए, अब हम एक एक करके फेज़ वन, फेज़ टू और इंटरव्यू को फर्दर डिटेल्स में जानते हैं। अगर मैं फेज़ वन की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपका जो फेज़ वन है वो ऑनलाइन है, ठीक है, कंप्यूटर पे होता है। इसमें एक ही पेपर है, इसमें एक ही पेपर होता है।
उस पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं और एग्जाम्स में भी यही देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होते हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क होता है, तो टोटल वेटेज 200 मार्क्स बन जाएगी। अब इस 200 मार्क्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। जीए को हाईएस्ट वेटेज दी गई है 80, उसके बाद रीजनिंग को 60, इंग्लिश और क्वांट को 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको मिलते हैं 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। बट ये कॉम्पोजिट टाइम नहीं है। कॉम्पोजिट टाइम होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी उसको यूज कर लो, जिस सेक्शन में आप यूज करना चाहते हो। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग डिफाइंड है। 120 मिनट्स को सेक्शनल टाइमिंग्स में डिवाइड कर दिया गया है कि आप एक सेक्शन में उतना ही टाइम यूज कर सकते हैं जितना उसको सेक्शन को अलॉटेड है। तो जीए, इंग्लिश और क्वांट को 25 मिनट मिलते हैं और रीजनिंग को 45 मिनट्स दिए जाते हैं। अब इस एग्जाम की लैंग्वेज क्या होती है? ये एग्जाम आप दोनों हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, बट अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो तो इंग्लिश में ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बाकी सेक्शंस आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? इसमें 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो तुक्के लगाकर ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। ये मोटा मोटा आपका पैटर्न हो गया जी। अब इसके बाद बारी आती है कि फेज 1 को क्लियर करने का क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशंस हैं जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेंगी फेज 1 को क्लियर करने के लिए। इसमें 2 कंडीशन है। एक तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, उसके साथ हर सेक्शन की एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब जो ये कट ऑफ्स हैं ये वेरिएबल हैं, ये फिक्स नहीं है कि उन्होंने पहले ही एक नंबर बता दिया और आपको वो नंबर लाने हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। ये वेरिएबल है। ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है और एग्जाम में कंपटीशन क्या है, उस बेस पे ये कट ऑफ्स डिसाइड की जाती हैं। जनरली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए तो कट ऑफ नीचे आ जाती है, क्योंकि कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। और अगर नंबर ऑफ सीट्स कम रह जाएं, नंबर ऑफ सीट्स कम रह जाएं तो हमारी कट ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि सीट्स कम है तो जो हमारी कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। बट आप अभी के लिए इतना समझिए कि मुझे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, मुझे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो एक टाइम था कट ऑफ आपकी 100 के करीब जाती थी, 2018 और 2019 की बात करें। बट ऑफ लेट अगर आप देखेंगे ये कट ऑफ हमारी 50, 60, 65 की रेंज में जा रही है। दी रीजन बीइंग के पेपर का लेवल काफी टफ हो गया है, क्वांट रीजनिंग काफी टफ आ रहे हैं। जीए जो पहले बहुत एक्सपेक्टेड और आसान आती थी उसका लेवल भी काफी मुश्किल हो गया है। तो ओवरऑल कट ऑफ काफी कम जा रही है, लेकिन पेपर मुश्किल आ रहा है इसलिए कम जा रही है। तो ऐसा मत सोचना कि ये 67 मार्क्स या 54 मार्क्स आउट ऑफ 200 तो हम ले ही आएंगे। उसके लिए भी अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। और जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी जैसा मैंने बताया वेरी करती हैं, बट एक एक ट्रेंड देखने को मिला है कि सेक्शनल कट ऑफ जो होती है वो एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड की जाती है हर ईयर। ठीक है, कभी 15%, कभी 25%, कभी 20%। मतलब समझाता हूँ। अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ आरबीआई ने डिसाइड की कि 15% है, मतलब हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ उस सेक्शन के जो ओवरऑल मार्क्स है उसका 15% होगी। जैसे जीए का वेटेज 80 है तो 80 का 15% 12, इंग्लिश का वेटेज 30 है तो 30 का 15% 4.5, क्वांट का वेटेज 30 है तो 30 का 15% 4.5, रीजनिंग का वेटेज 60 है तो 60 का 15% 9। तो सारे सेक्शंस का जो सेक्शनल कट ऑफ है एक परसेंटेज डिसाइड कर दी जाती है, उसके हिसाब से वो अलॉट हो जाता है। अब ये परसेंटेज वेरी करेगी, कभी 15% होगी, कभी 20% होगी, कभी 25% होगी। उन्हीं 2 फैक्टर्स के बेस पर कि आपकी सीट्स कितनी हैं और आपका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो 25% पे आप देख सकते हैं कि क्वांट में 30 का 25% 7.5, रीजनिंग का 25% 15। अभी एक्सपेक्टेड है कि अगर कंपटीशन और बढ़ता है या सीट्स कम होती हैं तो ये 30% तक भी जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया फेज 1 को क्लियर करने का। और क्या फेज 1 टफ है? देखिए फेज 1 टफ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ।
बट हमें साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि पेपर टफ आ रहा है तो उसकी वजह से कट ऑफ भी तो कम हो रहा है। तो अगर 67 मार्क्स किसी को लाने हैं आउट ऑफ 200, दिस इज 33% मार्क्स आउट ऑफ 200। तो माना मुश्किल है पेपर, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ये अचीव कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में फेज वन की बात करें तो आपका कंपटीशन सिर्फ आप है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे 35% नंबर लाने हैं, मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, स्ट्रैटेजी के साथ करूंगा तो ये नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप रैंडम तैयारी करेंगे, डर के तैयारी करेंगे, लोगों की बातों में आएंगे, तब ये नंबर आपके नहीं आएंगे। तो ये हुआ हमारी फेज वन की जो हमने डिस्कशन करनी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज टू डिस्कशन। तो फेज टू में भी आपका जो सारा पेपर है वो ऑनलाइन होता है। इनफैक्ट फेज टू में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वो भी ऑनलाइन आपको कीबोर्ड पे लिखना होता है। इसमें आपके 3 पेपर्स आते हैं। पहला पेपर है जी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसको हम ईएसआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएसआई। दूसरा पेपर है इंग्लिश, इसको हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी बोलते हैं। और तीसरा पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसको हम एफएम भी बोलते हैं। ये इनके निक नेम्स हैं। आप काफ़ी जगह जाएंगे अगर कोरा पे, यूट्यूब पे, लोग यही निक नेम्स यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे तीनों पेपर्स हैं ये 100 मार्क्स के हैं। मतलब फेज टू का जो टोटल वेटेज है वो है 300। अब ये तीनों पेपर आप कौन सी लैंग्वेज में दे सकते हैं? आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है पेपर टू, वो तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसका आप हिंदी में नहीं दे सकते, वो लैंग्वेज पेपर है। अब जो हमारा पेपर वन है और पेपर थ्री है, ये दोनों 100 मार्क्स के हैं। ये मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव है। दोनों में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव आता है। दोनों में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। जबकि जो पेपर टू है इंग्लिश वाला, उसमें 100 मार्क्स का पेपर, जो सारा पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव ही आता है। ठीक है जी। ये मोटा मोटा हमारा एक हाई लेवल पे फेज टू का पैटर्न हो गया। थोड़ा और अंदर जाके डिस्कस करते हैं। तो पेपर वन और पेपर, यहाँ पे थ्री आएगा, पेपर थ्री जैसे मैंने बताया 50% ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, दोनों जगह 50-50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का क्या पैटर्न है? ऑब्जेक्टिव पेपर जो 50 मार्क्स का आता है उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। 30 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस 1 मार्कर होते हैं और 20 क्वेश्चंस 2 मार्कर होते हैं। तो ये 10 मार्क्स हो गया, ये 20 इंटू 2 40 हो गया, 40 प्लस 10 हमारा 50 हो गया। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस 1 मार्कर, 10 क्वेश्चंस 2 मार्कर। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो उसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। आपको एक्चुअली 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 4 करने होंगे। 2 क्वेश्चन आपको 10 मार्क के करने होंगे और 2 क्वेश्चन आपको 15 मार्क के करने होंगे। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, एफएम में भी, पेपर थ्री में ईएसआई और एफएम का सेम पैटर्न है। जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो, उसमें ऑब्जेक्टिव है नहीं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, वो 90 मिनट्स का है। उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, एक ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, फिर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और एक प्रेसाइज राइटिंग आएगी। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न है। 3 पेपर 300 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, जो आपको फेज टू में करने होते हैं। क्लियर है जी? अब काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं तो नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, आपने तो यहाँ पे फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज जैसे सब्जेक्ट लिख दिए हैं जो मैंने कभी पढ़े नहीं हैं, तो क्या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ? देखिए, आरबीआई ने जो एलिजिबिलिटी रखी है वो बहुत सिंपल है कि एनी ग्रेजुएट इन एनी फील्ड कैन अटेम्प्ट दिस एग्जाम। तो वो पेपर भी उसी हिसाब से डालते हैं। अगर उनको स्पेशलिस्ट लोग ही चाहिए होते हैं, फाइनेंस वाले, इकोनॉमिक्स वाले, तो वैसे लोगों को हायर करते। उनको अच्छा एप्टीट्यूड चाहिए, उनको मेहनती लोग चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो लर्न कर सकें, उनको ऐसे लोग चाहिए जो नंबर्स को रीड कर सकें। तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बैकग्राउंड से होना ना तो कोई एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है। तो आप इसको बिल्कुल मन से निकाल दें। हर साल मैं बोलूँगा 80% ऑफ द
people who get selected are from non-finance or non-economics background. जो हमारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, क्या उन्हें ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन लिखना है? ऑनलाइन करना है। मैंने बताया सारा पेपर ऑनलाइन है। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को भी आप कीबोर्ड पे टाइप कर कर अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे। क्या फेज वन के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर होते हैं? आंसर इज नो। मैंने पहले ही बताया फेज वन सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं। और अगर फेज टू की कट ऑफ्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में आप देखेंगे कि फेज टू का जो कट ऑफ है, अगर आप इंटरव्यू कॉल चाहते हैं, क्योंकि फेज टू से कुछ लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, तो मोटा मोटा वो 300 में से 170 जा रहा है। ठीक है, मोटा मोटा 300 में से 170 जा रहा है, जबकि जो फाइनल सिलेक्शन है आउट ऑफ 375 वो मोटा मोटा आप लगा के चलिए 230 के करीब जा रहा है, +- 5। तो कट ऑफ हमारा 60 और 65% के बीच में वेरी कर रहा है। कम नहीं है ये, इसको कम मत समझना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60-65% मार्क्स लाने बहुत बढ़िया मार्क्स होते हैं। आईआईटी जेई की बात करें तो कट ऑफ हार्डली 50% जाता है, हार्डली 50%। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू का टोटल वेटेज कितना है? फेज टू 300 का होता है, इंटरव्यू 75 का होता है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन 375 मार्क्स में से होगा। कितने में से होगा? 375 मार्क्स में से होगा। अब इंटरव्यू का जो वेटेज है आरबीआई में, मतलब 75 आउट ऑफ 375, दिस इज 20%। दिस इज ऑन अ हायर साइड। यूपीएससी में ये 15% होता है। तो इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे ओवरऑल स्कीम में काफ़ी ज़्यादा है। और इंटरव्यू में मार्क्स में वेरिएशन भी देखने को मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स दे विल असाइन यू मार्क्स। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि आउट ऑफ 75 लोगों को 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स भी दिए गए हैं, विच आर एक्चुअली ऑन द लोअर साइड फॉर समबडी हु हैज ऑलरेडी क्लियर्ड फेज टू एंड प्रूव्ड हिज वर्थ। बट वो देते हैं, दे विल फाइंड समथिंग बेस्ड अपॉन विच दे विल गिव यू लोअर मार्क्स। तो वो हमें नहीं पता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ही होती है शायद। बट उसका कभी भी कहीं पे जिक्र नहीं है कि वो होता क्यों है, उतने लो मार्क्स आते क्यों हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार अच्छे से प्रिपेयर करो, इतना ज़्यादा प्रिपेयर करो कि वो लोअर मार्क्स वाला सिनेरियो आपके केस में आए ही ना। और इंटरव्यू भी आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। आप उस लैंग्वेज में दीजिए जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर समझा सकते हैं। बिकॉज अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो कभी भी उन पे इम्प्रेशन नहीं डाल पाएंगे, अपनी नॉलेज नहीं दिखा पाएंगे, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है कि जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन आई यूज इंग्लिश लैंग्वेज, दो आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है। और इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखिए, वो क्वेश्चंस आपको आपके बायोडेटा के बेस पे पूछ सकते हैं कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें घुस जाएंगे। फिर आपको वो करंट अफेयर्स पे पूछ सकते हैं कि आज जो भी आरबीआई में डेवलपमेंट्स चल रही हैं, रेगुलेशंस बन रही हैं, उनके ऊपर पूछ सकते हैं। फिर वो आपको आरबीआई ना जर्नल पूछ सकते हैं कि आप आरबीआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने आरबीआई के बारे में क्या अभी तक पढ़ा है, जाना है। ठीक है। और एचआर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये मेन एरियाज रहते हैं। आप अपना बायोडेटा फॉर्म जो इंटरव्यू से पहले भरना होता है उसको बहुत अच्छे से भरिएगा, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी मैं जाने से पहले आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ जो हमारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं जहाँ पे आपको चीज़ें रिसर्च ना करनी पड़े, बस चीज़ें प्लेटर पे और आप पढ़ते रहें, तो आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो रनिंग अ फ्लैट 74% ऑफ ऑन टीचर्स डे। दिस इज वैलिड फ्रॉम 4 to 6 September. The code is Guru74 to avail this 74% off. तो इसमें आप आरबीआई के हमारे गोल्ड कोर्स जो कि फ्लैगशिप कोर्स है, फेज़ 1+2+ इंटरव्यू, या सिल्वर कोर्स जो कि फेज़ 2+ इंटरव्यू है, इनमें से देख सकते हैं। सिल्वर कोर्स उन लोगों के लिए है जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, वो सिल्वर कोर्स ले सकते हैं।
टेस्ट सीरीज है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वांट के, रीजनिंग के, फेज 2 के, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट में है वो इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक भी दी जाएगी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्सेज भी हैं अगर आप आरबीआई के साथ और रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आरबीआई प्लस नबार्ड, आरबीआई प्लस इरडाई, आरबीआई प्लस सेबी। तो ये कुछ कॉम्बो कोर्सेज हैं विच यू कैन एनरोल फॉर एंड थिंक अबाउट दैट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।